तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक और बेहतरीन मूवी के बारे में जो कि नेटफ्लिक्स पर हमें देखने को मिल रही है, वुमेन ऑफ द हार्ट्स। जी हाँ दोस्तों, 2023 के अंदर इसे रिलीज़ कर दिया गया था और फाइनली अब इसे ओटीटी पर नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया जा रहा है। तो पूरी जानकारी मैं इस मूवी के बारे में आपको बताऊंगा, तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। वुमन ऑफ द ऑवर 2023 की एक अमेरिकी क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन एना केंड्रिक ने किया है और इसे इयान मैकडोनाल्ड ने लिखा है। यह सीरियल किलर रॉडनी अल्काला के जीवन पर आधारित है। मैन टेलीविजन शो द डेटिंग गेम में अपनी हत्याओं के सिलसिले में दिखाई दिया था। यह फिल्म गेम शो की घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है और इसमें केंड्रिक ने प्रतियोगी चेरिल ब्रैडशॉ की भूमिका निभाई है। वुमन ऑफ द ऑवर का प्रीमियर 8 सितंबर 2023 को टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में होगा और इसे नेटफ्लिक्स द्वारा 18 अक्टूबर 2024 को रिलीज किया जाएगा। सार 1978 में सीरियल किलर रॉडनी अल्काला डेटिंग गेम में दिखाई दिया और उसने कुंवारी चेरिल ब्रैडशॉ के साथ डेट जीती। उस समय अल्काला ने 5 महिलाओं की हत्या की थी और एपिसोड के दौरान उसके अजीबोगरीब चेहरे के कारण बाद में उसे डेटिंग गेम किलर का उपनाम दिया गया। गालना अन्ना केंड्रिक, चेरिल ब्रैडशॉ, रॉडने अल्काला के रूप में डेनियल जोवाटो 2, निकोलेट रॉबिन्सन लॉरा के रूप में 3, टोनी हेल एड बर्क के रूप में 4, जिम लैंग पर आधारित कैथरीन गैलाघर चार्ली के रूप में 2, पीट होम्स टेरी के रूप में, ऑटम बेस्ट 2, एमी के रूप में, मोनिक होयट पर आधारित जेसी फ्रेजर लिसा के रूप में, केली जैकल 2, सारा के रूप में, टेलर हेस्टिग्स मेलानी के रूप में, जेडिडिया गुडाक्रे आर्नी, डार्सी लॉरी मार्टी के रूप में। उत्पादन दिसंबर 2017 में इयान मैकेलिस्टर मैकडोनाल्ड की पटकथा रॉडनी और शेरिल को ब्लैक लिस्ट में दिखाया गया था, जो अभी तक निर्मित होने वाली सबसे लोकप्रिय स्क्रिप्ट का वार्षिक सर्वेक्षण है। 5 मई 2021 में नेटफ्लिक्स ने घोषणा की कि उसने क्लो ओकुनो को निर्देशक के रूप में और अन्ना केंड्रिक को स्टार बनाने के लिए मैकडोनाल्ड की स्क्रिप्ट के इर्दगिर्द एक पैकेज खरीदा है। 6 अप्रैल 2022 में नेटफ्लिक्स के अब और नहीं जुड़ने पर फिल्म को कान फिल्म फेस्टिवल में बेच दिया गया था। 7 यह पता चला कि केंड्रिक अब निर्देशक और निर्माता के रूप में शामिल थे और साथ ही चेरिल ब्रैडशॉ के रूप में दिखाई दे रहे थे। अब परियोजना का कामकाजी शीर्षक द डेटिंग गेम है। 8-9 दिसंबर 2022 में एक निर्माता ने दूसरे निर्माता पर कथित धोखाधड़ी और अनुबंध के उल्लंघन का मुकदमा। मुख्य फोटोग्राफी वैंकूवर में अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक सिनेमेटोग्राफर जैक कुपरस्टीन के साथ हुई। 2-11 मुक्त करना वुमन ऑफ द ऑवर का प्रीमियर 8 सितंबर 2023 को टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में होगा, जिसमें केंद्रिक और कलाकार 2023 SAG-AFTRA हड़ताल के कारण शामिल नहीं हो पाएंगे। 1-12 इसके तुरंत बाद नेटफ्लिक्स, जिसे फिल्म को इसके विकास के शुरुआती दौर में दुनिया भर में वितरित करना था, ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साथ कुछ अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में $11 मिलियन में वितरण अधिकार पुनः हासिल कर लिए। 13-14 AGC स्टूडियोज ने फिल्म के अंतर्राष्ट्रीय अधिकार बेचे। फिल्म हासिल करने वाली कंपनियों में कनाडा में VVS फिल्म्स, यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में सिग्नेचर एंटरटेनमेंट, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में रोरशो फिल्म्स, दक्षिण अफ्रीका में एम्पायर एंटरटेनमेंट, पोलैंड में किनोस्वियात, थाईलैंड में सहमोंगकोल फिल्म इंटरनेशनल CIS। 15-16 यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 18 अक्टूबर 2024 को रिलीज होने वाली है। 17 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 62 आलोचकों की 92% समीक्षाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 7.9-10 है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है, स्टार अन्ना केंड्रिक द्वारा निर्देशित वुमन ऑफ द ऑवर प्रणालीगत स्त्रीद्वेष और हिंसा के बीच के अंतर्संबंध की एक शक्तिशाली जांच के लिए एक अविश्वसनीय सच्ची कहानी का उपयोग करता है।
18 मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 17 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 76 का स्कोर दिया, जो आम तौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। 19 पुरस्कार। जनवरी 2014 में सनडांस फिल्म फेस्टिवल में केंड्रिक को 3 फिल्मों में दिखाया गया था। उन्होंने कॉमेडी ड्रामा हैप्पी क्रिसमस और हॉरर कॉमेडी द वॉयस में मुख्य भूमिकाएं निभाईं, जिन्हें आलोचकों से आमतौर पर अनुकूल समीक्षा मिली। साथ ही जोम्बी कॉमेडी लाइफ आफ्टर डेथ में सहायक भूमिका भी निभाई। हैप्पी क्रिसमस और लाइफ आफ्टर डेथ दोनों को बाद में 2014 में सीमित रिलीज मिली, जबकि द वॉयस को 2015 की शुरुआत में सीमित रिलीज दी गई। केंड्रिक ने 2014 में सैटरडे नाइट लाइव की मेजबानी की। 18 सितंबर 2014 में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में केंड्रिक को 2 फिल्मों में दिखाया गया था। उन्होंने संगीत में रोमांस द लास्ट 5 ईयर्स में अभिनय किया, जो इसी नाम के ऑफ ब्रॉडवे संगीत का रूपांतरण था। जबकि फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिलीं, केंड्रिक ने अपने प्रदर्शन के लिए व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की। उन्होंने कॉमेडी ड्रामा केक में सहायक भूमिका भी निभाई। केक को अंततः जनवरी 2015 में व्यापक रिलीज दी गई, जबकि द लास्ट 5 ईयर्स को फरवरी 2015 में सीमित रिलीज मिली। केंड्रिक को अगली बार डिज्नी की इनटू द वुड्स 2014 में सिंड्रेला की भूमिका निभाते हुए देखा गया, जो निर्देशक रॉब मार्शल की स्टीफन सोंडहाइम के इसी नाम के संगीत का फिल्म रूपांतरण है। केंड्रिक बड़ी कलाकारों की टुकड़ी का हिस्सा थे। फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई और आलोचकों से ज्यादातर सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई। केंड्रिक ने अप्रैल 2015 में प्रसारित एक एपिसोड में शो के कार्यकारी निर्माताओं में से एक जॉन क्रॉसिंस्की के खिलाफ लिप सिंक बैटल के पहले सीजन में प्रतिस्पर्धा की। उन्होंने सबसे पहले वन डायरेक्शन का स्टील माई गर्ल गाया, जिसमें उन्होंने मजाक में बताया कि उनके प्यार का पात्र क्रॉसिंस्की की नवविवाहित पत्नी एमिली ब्लंट है। केंड्रिक ने जेनिफर लोपेज का बूटी भी गाया, जिसमें लोपेज ने खुद गाने के अंत में एक आश्चर्यजनक उपस्थिति दर्ज कराई। दर्शकों ने केंड्रिक को विजेता घोषित किया। इस एपिसोड को 1.75 मिलियन से अधिक अमेरिकी दर्शकों ने देखा। 19 केंड्रिक ने डिगिंग फॉर फायर में सहायक भूमिका निभाई, जिसका प्रीमियर 2015 के सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ और उसी साल अगस्त में सीमित रिलीज हुई। मई 2015 में उन्होंने पिच परफेक्ट 2 में बेका मिशेल की अपनी भूमिका को दोहराया। यह फिल्म, जो कॉलेज के अपने वरिष्ठ वर्ष में बार्डन बेलास के सहअध्यक्ष के रूप में मिशेल के बाद आई, एक प्रमुख बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर के रूप में उभरी और पहली फिल्म की सफलता को पार कर गई। 2016 वर्तमान ट्रॉल्स फ्रेंचाइज और प्रमुख फिल्म भूमिकाएं। 2016 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में केंड्रिक ने एक्शन कॉमेडी मिस्टर राइट में अभिनय किया, जिसका प्रीमियर 2015 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ और 8 अप्रैल 2016 को रिलीज किया गया। उन्होंने द होलर्स में भी अभिनय किया, जो जॉन क्रॉसिंस्की द्वारा निर्देशित और अभिनीत एक कॉमेडी ड्रामा है, जिसका प्रीमियर 2016 सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ और अगस्त 2016 में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। उसके बाद उन्हें आने वाली उम्र की फिल्म गेट अ जॉब में देखा गया, जिसे 2012 से विलंबित होने के बाद मार्च 2016 में सीमित रिलीज मिली। उद्धरण वांछित। इसके अलावा 2016 में केंड्रिक ने व्यावसायिक रूप से सफल कॉमेडी माइक एंड डेव नीड वेडिंग डेट्स में अभिनय किया, एनिमेटेड फिल्म ट्रॉल्स की मुख्य पात्र राजकुमारी पोपी को आवाज दी, 20 और एक्शन थ्रिलर द अकाउंटेंट में सहअभिनय किया। 21, 22, 23 केंड्रिक का संस्मरण स्क्रैपी लिटिल नोबॉडी 15 नवंबर 2016 को प्रकाशित हुआ था। 24 केंड्रिक ने टेबल 19 में अभिनय किया, जो 3 मार्च 2017 को रिलीज हुई थी। 25 उन्होंने 22 दिसंबर 2017 को रिलीज हुई पिच परफेक्ट 3 में बेका मिशेल की भूमिका को फिर से दोहराया। 26 सितंबर 2018 में उन्होंने मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म ए सिंपल फेवर में स्टेफनी स्मदर्स के रूप में अभिनय किया। इसके अलावा सितंबर 2018 में
केंड्रिक हिल्टन होटल्स के लिए मीडिया की एक श्रृंखला में विज्ञापनों की एक श्रृंखला में दिखाई देने लगे। 27/2019 में केंड्रिक ने व्यंग्यपूर्ण अपराध कॉमेडी द डे शैल कम में सह-अभिनय किया और डिज्नी प्लस क्रिसमस कॉमेडी नोएल में मुख्य किरदार निभाया। केंड्रिक ने फेसबुक वॉच एडल्ट एनिमेटेड कॉमेडी सीरीज ह्यूमन डिस्कवरीज में एक किरदार को आवाज भी दी। 28 इसके अलावा 2019 में यह घोषणा की गई थी कि केंड्रिक भारत नल्लूरी द्वारा निर्देशित अनसाउंड में अपरिवर्तनीय श्रवण हानि के साथ एक राज्य सैनिक के रूप में अभिनय करेंगे। 29 केंड्रिक ने 2020 के सीक्वल ट्रॉल्स वर्ल्ड टूर में पोपी के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। कोविड-19 महामारी के कारण यूनिवर्सल पिक्चर्स ने 10 अप्रैल 2020 को डिजिटल किराए के रूप में वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफार्मों के माध्यम से फिल्म जारी की। 30-31 उन्होंने क्विबी कॉमेडी श्रृंखला डमी में अभिनय किया, जिसके लिए उन्होंने कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम किया। अपने प्रदर्शन के लिए उन्हें शॉर्ट फॉर्म कॉमेडी या ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 32-33 इसके अलावा 2020 में केंड्रिक ने HBO मैक्स रोमांटिक कॉमेडी एंथोलॉजी श्रृंखला लव लाइफ में अभिनय किया, जिसके लिए उन्होंने कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम किया। वह अगली बार स्टोवेवे में मुख्य भूमिका में दिखाई दी, जो एक साइंस फिक्शन थ्रिलर थी। व्यक्तिगत जीवन केंड्रिक लॉस एंजल्स में रहते हैं। 37 उन्होंने कहा है कि भावनात्मक रूप से अपमानजनक रिश्ते में उनके अनुभव ने एलिस डार्लिंग में उनके प्रदर्शन को प्रेरित किया। 38 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2003 शिविर फ्रिट्जी वैगनर 2007 रॉकेट विज्ञान गिन्नी रायरसन जॉर्डन डेविड लिफ्शिच जन्म 13 अक्टूबर 1992 एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक, निर्माता, पटकथा लेखक और सामयिक अभिनेता है। एक आजीविका लिफ्शिच स्वतंत्र प्रोडक्शन कंपनी बोल्डरलाइट पिक्चर्स इंक के सह-संस्थापक है। 2009 में उन्होंने अपने निर्देशन की पहली साइको थ्रिलर किल ऑन द 4th ऑफ जुलाई पर काम करना शुरू किया। साथ ही टिम सुलिवन की 2001 की मैनियाक्स, फील्ड ऑफ स्क्रीम्स और ब्रदर्स ऑफ द ब्लड पर एसोसिएट प्रोड्यूसर के तौर पर काम किया। 3 उन्होंने चिल्लरमा में सहायक भूमिका भी निभाई। लिफ्शिच ने 2012 की थ्रिलर कॉन्ट्रैक्टेड और इसके 2015 के सीक्वल कॉन्ट्रैक्टेड फेज 2 का निर्माण किया। 4 व्यक्तिगत जीवन वह रूढ़िवादी यहूदी है। 5 फिल्मोग्राफी वर्ष शीर्षक निदेशक निर्माता लेखक 2010 4 जुलाई को मारे गए हा 2014 वैलेंटाइन आश्चर्य नहीं हा अभिनेता 4 जुलाई को मारे गए 2010 चिल्लरमा 2011 निर्माता 2001 मैनियाक्स फील्ड ऑफ स्क्रीम्स 2010 ब्रदर्स ऑफ द ब्लड 2010 अनुबंधित 2013 अनुबंधित चरण 2 2015 डिमेशिया 2015 अनकेज्ड 2015 रोना 2016 रेंटेपाल 2020 रॉयली जन्म 23 मार्च 1969 एक अमेरिकी फिल्म और टेलीविजन निर्माता है। उनकी प्रोडक्शन कंपनी वर्टिगो एंटरटेनमेंट ने लायंसगेट के साथ फर्स्ट लुक डील की है। प्रारंभिक जीवन ली का जन्म 1969 में ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क के वाइकॉफ हाइट्स अस्पताल में कोरियाई माता-पिता के घर हुआ था। उनके पिता एक डॉक्टर और उनकी मां सिर्फ 3 साल के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में थे और अभी भी अनुकूलन कर रहे थे। ली की मां एक धर्मनिष्ठ ईसाई ने उम्मीद जताई कि वह एक पादरी बनेंगे। एक जॉर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय में अपने स्नातक अध्ययन के दौरान ली ने फ्रीड, फ्रैंक, हैरिस, श्राइवर और जैकबसन नामक लॉ फर्म में इंटर्नशिप की। GW से स्नातक करने के बाद ली ने अमेरिकन यूनिवर्सिटी वाशिंगटन कॉलेज ऑफ लॉ में लॉ स्कूल में दाखिला लिया, जहां
उन्होंने कॉर्पोरेट लॉ में करियर बनाने की तैयारी की। आजीविका 1996 में अमेरिकन यूनिवर्सिटी से लॉ स्कूल से स्नातक करने और फ्राइड फ्रैंक में 8 महीने तक काम करने के बाद वे लॉस एंजिल्स चले गए और अल्फाविले नामक एक प्रोडक्शन कंपनी में ट्रैकर के रूप में काम किया। ट्रैकर स्पेक मटेरियल और डील मेकिंग पर नजर रखते हैं। उस समय ट्रैकर फोन पर जानकारी साझा करते थे, कॉल के अंतहीन चक्र में लगातार एक दूसरे को अपडेट करते थे। ऑनलाइन ट्रैकिंग ली के ट्रैकर मित्रों में से एक, पोली कोहेन जॉनसन, जर्सी फिल्म्स में कहानी विभाग को अपडेट कर रहे थे और उनके पास अपने ट्रैकिंग समूह को ऑनलाइन करने का विचार था। ली ने जॉनसन और प्रोपेगेंडा फिल्म्स के ग्लेन ग्रेगरी के साथ मिलकर अपने दैनिक फोन कॉल को एक ऑनलाइन ट्रैकिंग समूह में बदल दिया। 1997 में ली ने अपने 20 दोस्तों के लिए ट्रैकर नामक एक इंटरनेट बुलेटिन बोर्ड स्थापित किया, जो स्क्रिप्ट को रेट करते थे और प्रत्येक के लिए प्रासंगिक ट्रैकर जानकारी पोस्ट करते थे। 6 महीने के भीतर ली ने हॉलीवुड में प्रोडक्शन कंपनियों और स्टूडियो में अन्य ट्रैकर्स के लिए 25 ऑनलाइन समूह स्थापित किए थे। चूंकि वह हर समूह से संबंधित एकमात्र सदस्य था, इसलिए उसके पास सबसे अच्छी जानकारी थी। ली के प्रोजेक्ट ने स्पेक स्क्रिप्ट बाजार को हमेशा के लिए बदल दिया। जबकि स्पेक स्क्रिप्ट और पिचें बिकती रहीं, कमजोर सामग्री को अधिक तेजी से खारिज कर दिया गया, अक्सर एक ही दिन में। कई एजेंटों की निराशा के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग ने बाजार को गति दी, अधिक ईमानदारी लाई, विकास अधिकारियों को अधिक प्रभावी ढंग से सामग्री की तलाश करने की अनुमति दी और एजेंटों और निर्माताओं पर बेहतर सामग्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिक दबाव डाला। 1999 में ली ने अपने 2 दोस्तों क्रिस बेंडर और जेसी स्पिंक के स्वामित्व वाली एक प्रतिभा प्रबंधन कंपनी बेंडर स्पिंक के साथ काम करना शुरू किया। उन्हें इंटरनेट सामग्री खोजने का काम सौंपा गया, लघु फिल्में जो पीसी पर चलेंगी। इसी वर्ष एड काशिबा, सीन कोनोली और ली ने स्क्रिप्टशार्क.com नामक कंपनी विकसित की, जो नौसिखिए पटकथा लेखकों के लिए अपनी स्क्रिप्ट का मूल्यांकन करने और संभावित रूप से विपणन करने का एक ऑनलाइन तरीका था। स्क्रिप्टशार्क अंततः द न्यूयॉर्क टाइम्स को बेच दिया गया और 2016 में बंद हो गया। वर्टिगो एंटरटेनमेंट मुख्य लेख वर्टिगो एंटरटेनमेंट 2001 की शरद ऋतु में सभी प्रमुख स्टूडियो में फिल्म प्रोजेक्ट स्थापित करने के बाद ली ने बेंडर स्पिंक को छोड़ दिया और डग डेविसन के साथ मिलकर वर्टिगो एंटरटेनमेंट बनाया। जब साथ में किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तो ली ने बिक्री की और डेविसन ने अनुवर्ती काम संभाला। ली ने बताया कि शुरुआत में सबसे मुश्किल काम विदेश में संपर्क बनाना था। ली के सौदे करने के तरीके में एशियाई वितरकों को यह समझाना शामिल था कि उनकी फिल्में शायद अमेरिका में उनके उपशीर्षकों के कारण नहीं बिकेंगी और वे रीमेक अधिकार बेचकर ज्यादा पैसे कमाएंगे। फिर उन्होंने अधिकार धारक को आश्वासन दिया कि वे उन्हें मुफ्त में प्रतिनिधित्व करके उनकी रक्षा करेंगे। जब फिल्म बनेगी तो अमेरिकी स्टूडियो उनकी फीस का भुगतान करेगा। एक बार जब ली ने एक एशियाई कंपनी के लिए बातचीत करने का अधिकार हासिल कर लिया, तो उन्होंने स्टूडियो से कहा कि वे फिल्म को एक स्क्रिप्ट के रूप में देखें जिसे किसी ने फिल्माने की जहमत उठाई है और जिसका परीक्षण किया गया है और जो अपने देश में हिट साबित हुई है। ली ने गोर वर्बिंस्की की 2002 की ब्लॉकबस्टर द रिंग में अपना पहला मोशन पिक्चर प्रोड्यूसिंग क्रेडिट अर्जित किया। उन्होंने 2004 में हॉन्टेड हाउस हॉरर फिल्म द ग्रज का निर्माण किया, जिसमें सारा मिशेल गेलर ने अभिनय किया था और यह 2002 की जापानी फिल्म जून द ग्रज पर आधारित थी, जिसे ताकाशी शिमिजू ने निर्देशित किया था। बॉक्स ऑफिस पर हिट इस फिल्म ने अक्टूबर 2004 में रिलीज होने के बाद सबसे बड़ी हॉरर ओपनिंग वीकेंड का रिकॉर्ड बनाया। द ग्रज 2 अक्टूबर 2006 में रिलीज हुई थी, जिसमें एम्बर टैम्बलिन और गेलर ने अभिनय किया था और शिमिजू ने इसका निर्देशन किया था। इसने अपने शुरुआती सप्ताहांत में $22 मिलियन की कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया। अक्टूबर 2006 में ही वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स की क्राइम थ्रिलर द डिपार्टेड रिलीज हुई, जिसका निर्देशन मार्टिन स्कॉर्सेसे ने किया
और लियोनार्डो डिकैप्रियो, मैट डेमन और जैक निकोलसन ने अभिनय किया, जिसने अपने शुरुआती सप्ताहांत में $27 मिलियन की कमाई की। यह स्कॉर्सेसे की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग थी। द डिपार्टेड ने बाद में 79वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। उन्होंने डग डेविसन के साथ उरुग्वे की लघु फिल्म अटैक डी पैनिको के कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। 2. फिल्मोग्राफी। निर्माता डार्क वाटर 2005, द लेक हाउस 2006, हाई स्कूल अध्यक्ष की हत्या 2008, शटर 2008, द स्ट्रेंजर्स 2008, द इको 2008, क्वारंटीन 2008, कब्जा 2009, द अनइनवाइटेड 2009, क्वारंटीन 2, टर्मिनल 2011, द रूममेट 2011, अपहरण 2011, असाइलम ब्लैकआउट 2011, ओल्ड बॉय 2013, द वॉइसेस 2014, द लेगो मूवी 2014, फ्लाइट 7500 2014, रन ऑल नाइट 2015, पोल्टरजिस्ट 2015, छिपा हुआ 2015, द बॉय 2016, ब्लेयर विच 2016, स्लीपलेस 2017, लेगो बैटमैन मूवी 2017, डेथ नोट 2017, इट 2017, द लेगो निंजागो मूवी 2017, पोलारॉइड 2019, द लेगो मूवी 2, द सेकंड पार्ट 2019, इट चैप्टर 2 2019, द टर्निंग 2020, उनका घर 2020, ब्रह्म्स द बॉय 2 2020, बारबेरियन 2022, डोंट वरी डार्लिंग 2022, द मदर 2023, निमोना 2023, कोबवेब 2023, बॉय किल्स वर्ल्ड 3 2023, सलेम्स लॉट 2024, एक माइनक्राफ्ट मूवी 2025, 4, 5, 6, डॉन तक 2025, हथियार 2026, द लॉन्ग वॉक TBA, मेड इन एबिस TBA। पॉल बारब्यू एक कनाडाई फिल्म निर्माता है। एक स्वतंत्र फिल्मों के निर्देशक और रोमियो 11, पीसेज ऑफ ए वूमन और वूमन ऑफ द ओवर जैसी फिल्मों के निर्माता। 2 बारब्यू ने सेलीन डायोन, आर्केड फायर, डैनियल लानोइस, ट्रेजिकली हिप जैसे अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के लिए न्यू फिल्म्स 3 के साथ 700 से अधिक संगीत वीडियो का निर्माण किया, जिसे उन्होंने मई 2000 में बर्नार्ड नादेउ, स्टीफन रेमंड और जीन फ्रांकोइस लॉर्ड के साथ मिलकर स्थापित किया था। कई मच म्यूजिक वीडियो अवार्ड्स 4 विक्टोर्स डे ला म्यूजिक और ग्रैमी अवार्ड 5, 6 के लिए नामांकन के बाद न्यू फिल्म्स ने नैपस्टर के उछाल के दौरान संगीत के अवैध डाउनलोडिंग के वित्तीय प्रभावों के कारण उत्पादन समाप्त कर दिया। 7, 8 इसने उन्हें अपनी पहली फीचर एप्रेज लानेगे 9, 8 लिखने और निर्देशित करने के लिए प्रेरित किया, जिसका प्रीमियर शंघाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ। 10 रीप्राइज फिल्म्स के तहत बारब्यू ने 6 कनाडाई फीचर फिल्मों का निर्माण किया है, जिनमें डेमेन जो फॉर जोनाथन 11 शामिल है, जिसका निर्देशन मैक्सिम गिरॉक्स ने किया है, जिसका विश्व प्रीमियर 2010 लोकार्नो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ था। 12, 13 और रोमियो ओंजे का निर्देशन इवान ग्रबोविक ने किया है। TIFF, KVIFF। लेखक निर्देशक के रूप में उनकी दूसरी फिल्म वी हैव फॉरएवर का प्रीमियर मैनहेम हिडलबर्ग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल IFFMH में आधिकारिक प्रतियोगिता में हुआ, जिसने तल्हासी फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार भी जीता। 14 लेखक निर्देशक के रूप में उनकी तीसरी फीचर फिल्म वी हैड इट कमिंग का अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर 2020 में
प्राग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। 15. नटाली क्रिल अभिनीत व्हिसलर फिल्म फेस्टिवल में स्टार्स टू वॉच पुरस्कार की प्राप्तकर्ता। 16. हाल के वर्षों में बारब्यू का ध्यान मुख्य रूप से स्टार संचालित अमेरिकी फीचर फिल्मों के निर्देशन से हटकर निर्माण पर केंद्रित हो गया है। उन्होंने पीसेज ऑफ ए वूमन 17 और टू कैच ए किलर 18 जैसी फिल्मों का सहनिर्माण किया है और हाल ही में वूमन ऑफ द ऑवर 19 में कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया है, जिसका निर्देशन और अभिनय अन्ना केंद्रिक ने किया है। नोट्स: डैनियल जोवाटो ब्लैंको, जन्म 28 जून 1991, एक कोस्टा रिकन और अमेरिकी फिल्म और टेलीविजन अभिनेता है। 2012 से उन्होंने हॉरर शैली की फिल्मों बेनिथ 2013, इट फॉलोज 2014 और डोंट ब्रीद 2016 के साथ साथ रोमांटिक कॉमेडी लेगीज 2014 में अभिनय किया है। जोवाटो ने 2014 में अपना टेलीविजन डेब्यू किया। एजेंट्स ऑफ शील्ड के एक एपिसोड में अतिथि भूमिका निभाई। उसके बाद से उन्होंने रिवेंज 2014 में गिदोन ले मार्शल और फियर द वॉकिंग डेड 2016 में जैक के रूप में आवर्ती भूमिकाएं निभाई है। 2018 में वह एचबीओ के हियर एंड नाउ में मुख्य भूमिकाओं में से एक में दिखाई दिए। प्रारंभिक जीवन और कैरियर: डैनियल जोवाटो ब्लैंको का जन्म 28 जून 1991 को कोस्टा रिका के सैन जोस में हुआ था। वह टेलीविजन व्यक्तित्व सिल्विया ब्लैंको के बेटे हैं और उनका नाम उनके पिता डैनियल जोवाटो गारेटो, जो अर्जेंटीना के राजनीतिज्ञ थे, के नाम पर रखा गया है। जोवाटो की अभिनेता बनने की इच्छा तब शुरू हुई जब वह कोस्टा रिका में अपनी मां के टॉक शो के सेट पर शामिल हुए। वह हॉरर शैली के प्रति अपने आकर्षण का श्रेय अपने पिता को देते हैं, जिन्होंने उन्हें बचपन में डरा दिया था जब वह स्टेनली कुब्रिक की द शाइनिंग देख रहे थे। इसके बाद उन्होंने हॉरर फिल्म के बाल नायक के नाम पर डैनी उपनाम अपनाया। एक उद्धरण की आवश्यकता: न्यूयॉर्क शहर जाने के बाद उन्होंने थिएटर में काम किया और 2 छोटी फिल्मों 55 डेज और द रिटर्न में काम किया। बाद में वे लॉस एंजल्स चले गए, जहां उन्होंने 2013 की हॉरर फिल्म बेनिथ में जॉनी के रूप में अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की। 3 मई 2013 को रिलीज हुई स्वतंत्र फिल्म का निर्देशन लैरी फेसेंडेन ने किया था और जोवाटो की पहली मुख्य भूमिका थी। उस वर्ष बाद में उन्होंने हॉरर ड्रामा फिल्म इनोसेंस में नील्स हिर्श के रूप में अभिनय किया, जिसमें लिनुस रोचे और स्टेफनी मार्च थे। 2014 में जोवाटो ने एजेंट्स ऑफ शील्ड के सीजन 1 एपिसोड सीड्स से अपना टेलीविजन डेब्यू किया। मई से अक्टूबर 2014 तक जोवाटो ने एबीसी के सोप ओपेरा ड्रामा सीरीज रिवेंज में 3 एपिसोड का आर्क बनाया था। उनका किरदार गिदोन ले मार्शल सीरीज के तीसरे और चौथे सीजन में चार्लोट ग्रेसन, क्रिस्टा बी. एलन को डेट करता है। उनकी अगली फिल्म परियोजना रोमांटिक कॉमेडी लेगीज थी, जिसमें जूनियर की भूमिका में क्लो ग्रेस मोरेट्स, कीरा नाइटली और मार्क वेबर जैसे अभिनेताओं के साथ थे। इसके बाद 2014 की अलौकिक हॉरर फिल्म इट फॉलोज में ग्रेग हैनिगन के रूप में उनकी सफल भूमिका थी। 3 फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली। 4 जोवाटो ने फेडे अल्वारेज द्वारा निर्देशित हॉरर फिल्म डोंट ब्रीद में प्रमुख भूमिका निभाई, जिसे मनी के किरदार में लिया गया था। फिल्म का प्रीमियर 12 मार्च 2016 को साउथ बाय साउथवेस्ट फिल्म फेस्टिवल में हुआ और 26 अगस्त 2016 को यूएसए में रिलीज किया गया। हालांकि डेट्रायट में सेट इसे मुख्य रूप से हंगरी में शूट किया गया था। डेट्रायट में डेट्रायट के खंडहरों के केवल कुछ दृश्यों को शूट किया गया था। 5 2016 में शो के दूसरे सीजन के दौरान जोवाटो ने एएमसी की हॉरर ड्रामा सीरीज फियर द वॉकिंग डेड में एक आवर्ती भूमिका निभाई। 6 हालांकि वह सीजन 2 के प्रीमियर एपिसोड मॉन्स्टर में दिखाई नहीं देता है। जैक जोवाटो को एलिसिया क्लार्क, एलिसिया डेबनामकेरी के साथ बातचीत करते हुए सुना जाता है। डेबनामकेरी और जोवाटो के किरदार बाद के एपिसोड ब्लड इन द स्ट्रीट्स और कैप्टिव में रोमांस करते हैं, बावजूद इसके कि जैक और उसके साथियों ने क्लार्क और उसके सौतेले पिता का अपहरण कर लिया है।
7 उसी वर्ष वह टॉमी के रूप में फ्रॉम डस्क टिल डॉन टीवी सीरीज के एक एपिसोड में दिखाई दिए। 2017 में जोवाटो ने फिल्मों में छोटी भूमिकाएं निभाई। ग्रेटा गेरविग की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित लेडी बर्ड में दिखाई दी, जिसमें साओर्से रोनन और निकोलस हॉल्ट अभिनीत न्यूनेस शामिल है। वह सारा हाईलैंड के साथ डायमेंशन 404 सिनेथ्रेक्स के एक एपिसोड में भी दिखाई दिए। उद्धरण की आवश्यकता। बाद में उन्हें एचबीओ की डार्क कॉमेडी ड्रामा सीरीज हियर एंड नाउ में ऑस्कर विजेता टिम रॉबिन्स और होली हंटर के साथ रेमन की मुख्य भूमिकाओं में से एक में कास्ट किया गया, जो एक बहुजातीय परिवार के दत्तक भाई बहनों में से एक है। रेमन का जन्म कोलंबिया में हुआ था और उसे एक बच्चे के रूप में गोद लिया गया था। वह मुक्त विचार वाले हेनरी एंडी बीन के साथ रिश्ते में है। परिवार संघर्ष करना शुरू कर देता है क्योंकि रेमन को मतिभ्रम होने लगता है और वह लगातार 11:11 के आंकड़े देखता है। इस सीरीज का प्रीमियर फरवरी 2018 में हुआ था और इसे एक सीजन के बाद एचबीओ द्वारा रद्द कर दिया गया था। उद्धरण की आवश्यकता। जोवाटो 2 स्वतंत्र फिल्मों वेंडल और हेवी के साथ फिल्मों में लौटे। वेंडल निक क्रूज की कहानी है, जिसे डैमेज के नाम से भी जाना जाता है, जो एक युवा बेहद प्रतिभाशाली भित्तिचित्र लेखक और कलाकार है जो अवैध भित्तिचित्रों की दुनिया को सही ठहराने के लिए संघर्ष कर रहा है, क्योंकि वह नुकसान, प्यार और खुद के लिए बनाए गए परिणामों का अनुभव करता है। फिल्म का प्रीमियर 7 मार्च 2019 को मियामी फिल्म फेस्टिवल में हुआ। हालांकि फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन इसे सकारात्मक समीक्षा मिली। 8, 9 और जोवाटो को वैरायटी के 10 लैटिनक्स टू वॉच ब्रंच में आमंत्रित किया गया था, जो 36वें वार्षिक मियामी फिल्म फेस्टिवल के साथ साझेदारी में आयोजित किया गया था, जिसमें उभरते हुए लैटिनो फिल्म निर्माताओं और अभिनेताओं का जश्न मनाया गया था। 10 सोफी टर्नर अभिनीत हेवी न्यूयॉर्क में सेट एक बदला लेने वाली थ्रिलर है। यह एक ड्रग एडिक्टेड, कोडिपेंडेंट कपल मैडी टर्नर और सेवन जोवेट्टो पर केंद्रित है, जो हाई एंड ड्रग सीन में रहते हैं, जिससे अपरिहार्य त्रासदी होती है। फिल्म का प्रीमियर 2019 में कान फिल्म फेस्टिवल में हुआ था और इसे 2020 में दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना है। जोवाटो इस समारोह में शामिल नहीं हो सके क्योंकि वे लॉस एंजल्स में जॉन लोगन की क्राइम फैंटेसी ड्रामा पेनी ड्रेडफुल सिटी ऑफ एंजल्स की शूटिंग कर रहे थे, जहां वे श्रृंखला के नायक सैंटियागो टियागो वेगा की भूमिका निभा रहे हैं। 11 एक युवा चिकानो जासूस जो दो दुनियाओं के बीच संघर्ष कर रहा है, एलएपीडी के साथ अपनी नौकरी के लिए उसका प्यार और अपने परिवार और मैक्सिकन विरासत के लिए उसका प्यार एक क्रूर नस्लवादी लॉस एंजल्स। 1938 में नताली डॉर्मर नस्लीय हिंसा को बदतर बनाने वाली एक राक्षसी के रूप में अभिनय करती है। अप्रैल 2020 में शोटाइम पर इस श्रृंखला का प्रीमियर हुआ और अगस्त में शोटाइम ने इसके रद्द होने की घोषणा की। वह अपराध फिल्म फ्लिंच में अभिनय करते हैं। फ्लिंच जो डॉयल जोवेट्टो द्वारा अभिनीत की कहानी है, जो एक युवा हिटमैन है जो मिया टिल्डा हार्वे द्वारा अभिनीत के लिए भावनाएं विकसित करता है, जो उसके द्वारा की गई एक हत्या की गवाह है। 12 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2012 वापसी सेबास्टियन लघु फिल्म। 2012 55 दिन रफेल लघु फिल्म। निकोलेट क्लो रॉबिन्सन, जन्म 18 अप्रैल 1988, एक अमेरिकी स्टेज और टेलीविजन अभिनेत्री है। 3-4 उन्हें टेलीविजन शो द अफेयर में जेन और स्टेज म्यूजिकल वेट्रेस में जेना की भूमिका के लिए जाना जाता है, 5 जिनमें से बाद में ब्रॉडवे पर उनकी शुरुआत हुई। 6 प्रारंभिक जीवन। रॉबिन्सन का जन्म 18 अप्रैल 1988 को लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में एक यहूदी माँ और एक अफ्रीकी अमेरिकी पिता के घर हुआ था। 4 उसने मजाक में कहा है कि उसका परिवार संयुक्त राष्ट्र जैसा दिखता है। 4 उसने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, लॉस एंजल्स में भाग लिया, जहां रॉबिन्सन ने संगीत थिएटर में महारत हासिल की। स्कूल में रहते हुए उसने कई स्टेज प्रोडक्शन, यूसीएलए के अवेकन ए कैपेला में प्रदर्शन किया
और प्रिंसेस ग्रेस फाउंडेशन यूएसए से गैंट गेदर थिएटर अवार्ड प्राप्त किया। रॉबिन्सन को जैकी रॉबिन्सन फाउंडेशन से छात्रवृत्ति भी मिली। 2. व्यक्तिगत जीवन। 2012 में रॉबिन्सन ने अभिनेता लेस्ली ओडम जूनियर से शादी की, जिनसे उनकी मुलाकात 2008 में लॉस एंजिल्स में संगीत में वंस ऑन दिस आइलैंड में एक भूमिका के लिए ऑडिशन देने के दौरान हुई थी। 7. ओडम, जो बाद में स्टेज म्यूजिकल हैमिल्टन में आरोन बूर की भूमिका के लिए जाने जाते थे, ने वंस ऑन दिस आइलैंड के सहायक निर्देशक के रूप में काम किया। 7. चूंकि रॉबिन्सन एक ऐसी अभिनेत्री की जगह लेने वाले थे जिसने प्रोडक्शन छोड़ दिया था, इसलिए ओडम को यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया था कि वह आसानी से भूमिका में ढल जाए। शो के खत्म होने के बाद दोनों के बीच रिश्ता शुरू हुआ। 6. 23 अप्रैल 2017 को दोनों की पहली संतान, बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम ल्यूसिल रूबी रखा गया। 8. 25 मार्च 2021 को उनके बेटे एबल फिनीस का जन्म हुआ। 9. प्रदर्शन के अवस्था वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2012 लेम्पिका सूजी सॉलिडोर 10 2014 15 अदृश्य धागा ईडन 11 12 13 14 2015 ब्रुकलिनाइट एस्ट्रोलास 15 16 17 18 2018 वेट्रेस जेना ब्रॉडवे टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2006 ठंडा मामला डॉनहिल 1994 एपिसोड हिरासत 2010 11 आदर्श जोरे इसाबेला आवर्ती भूमिका 6 एपिसोड 2012 अविस्मरणीय मेना 1 एपिसोड 2013 हार्ट ऑफ डिक्सी तारा आवर्ती भूमिका 4 एपिसोड 2014 18 चक्कर जेन आवर्ती भूमिका 9 एपिसोड 2020 कोरोना काल में प्यार 19.5 मुख्य भूमिका सीमित श्रृंखला 2022 से 24 शिकागो मेर तारा गुडविन आवर्ती भूमिका 5 एपिसोड पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2020 मियामी में एक रात बारबरा कुक 2023 लड़ाई का दिन जेसिका 2023 इस समय की महिला लॉरा 20 2024 में हेल ने पिक्सर की इनसाइड आउट 2 में फियर की आवाज दी, बिल हेडर की जगह ली जिन्होंने पहली फिल्म में चरित्र को आवाज दी थी। 18 व्यक्तिगत जीवन। हेल ने 24 मई 2003 को एमी पुरस्कार विजेता मेकअप आर्टिस्ट मार्टेल थॉम्पसन से शादी की। 19 उनकी एक बेटी है। 20 21 हेल और उनकी पत्नी ईसाई धर्म का पालन करते हैं। 22 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 1999 उग्र हार्मोन वाइजगाई ड्राइवर 2003 मेरा अंधा भाई। एंथनी रसेल हेल जन्म 30 सितंबर 1970 एक अमेरिकी अभिनेता और हास्य अभिनेता है। उन्हें फॉक्स सीरीज अरेस्टेड डेवलपमेंट में बस्टर ब्लथ के रूप में उनकी हास्य प्रमुख भूमिकाओं और एचबीओ सीरीज वीप में गैरी वॉल्श के रूप में उनकी हास्य भूमिकाओं के लिए सबसे अधिक जाना जाता है। बाद के लिए हेल ने कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता के लिए 2013 और 2015 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीता। हेल द इन्फॉर्मेंट 2009, इन माई स्लिप 2010, द हीट 2013, एल्विन एंड द चिपमंक्स द रोड चिप 2015, क्लिफोर्ड द बिग रेड डॉग 2021, होकस पोकस 2 2022 और क्विज लेडी 2023 सहित कई फीचर फिल्मों में नजर आ चुके हैं। उन्होंने द टेल ऑफ डेस्पेरॉक्स 2008, द एंग्री बर्ड्स मूवी 2016, द एंग्री बर्ड्स मूवी 2 2019, टॉय स्टोरी 4 2019 में फॉर्की के रूप में अपनी आवाज दी है, एक भूमिका जिसे उन्होंने फॉर्की आस्क ए क्वेश्चन में दोहराया था, और इनसाइड आउट 2 2024 में फियर के रूप में पहली फिल्म में बिल हेडर की जगह ली थी। हेल ने नेटफ्लिक्स और पीकॉक की ओरिजिनल सीरीज आर्चिबाल्ड्स नेक्स्ट बिग थिंग भी बनाई। हेल ने लेगो स्टार वार्स टेरिफाइंग टेल्स 2021
में वेनी की आवाज भी दी है। वह डिज्नी प्लस ओरिजिनल द मिस्टीरियस बेनेडिक्ट सोसाइटी 2021 में जुड़वा भाइयों निकोलस बेनेडिक्ट और एल्डी कर्टेन की भूमिका निभाते हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। हेल का जन्म 30 सितंबर 1970 को वेस्ट पॉइंट, न्यूयॉर्क में हुआ था। उनकी मां रीटा नी गार्नेट राज्य प्रतिनिधि कैथी ऐश के लिए एक स्टाफ सहायक के रूप में काम करती थीं और उनके पिता माइक हेल परमाणु और परमाणु भौतिकी पढ़ाते थे और सेना में सेवा करते थे। हेल फ्लोरिडा के तल्हासी में बड़े हुए, जहां उन्होंने यंग एक्टर्स थिएटर में भाग लिया और कई नाटकीय और संगीत प्रस्तुतियों में भाग लिया। उन्होंने 1988 में लियोन हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने 1992 में पत्रकारिता की डिग्री के साथ बर्मिंघम, अलबामा में सैमफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। विश्वविद्यालय में रहते हुए वे सिग्मा ची के सदस्य बन गए। उन्होंने 1995 में वर्जीनिया में रीजेंट विश्वविद्यालय के संचार और कला स्कूल से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। न्यूयॉर्क में रहते हुए हेल ने द हेवन की स्थापना में मदद की, जो ईसाइयों का एक कलात्मक रूप से दिमाग वाला समुदाय है जो साप्ताहिक रूप से मिलता है। उन्होंने द बैरो ग्रुप में अभिनय का अध्ययन किया। साथ ही विलियम एस्पर स्टूडियो 10 में प्रोफेशनल एक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी अध्ययन किया। आजीविका 1997 से 2002 प्रारंभिक भूमिकाएं 2010 में दूसरे स्ट्रीमी अवार्ड्स में हेल ने अपना स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड कार्ड तब प्राप्त किया जब वह MCI इंक के लिए एक विज्ञापन में दिखाई दिए, हालांकि यह कभी प्रसारित नहीं हुआ। उन्होंने डॉसन क्रीक, द सोप्रानोस और सेक्स एंड द सिटी जैसे टीवी शो में छोटी अतिथि भूमिकाएं निभाईं। 2003 से 2013 गिरफ्तार विकास 2003 से 2006 तक और 2013, 2018 और 2019 में भी हेल को बस्टर ब्लथ के रूप में टेलीविजन कास्ट में सफलता मिली, जो गिरफ्तार विकास पर असहाय विक्षिप्त बेटे है। हेल एमेडी टीवी के सीजन 10 के एपिसोड में कॉप्स की पैरोडी में दिखाई दिए, जहां 2 ब्रिटिश लुटेरे शाही परिवार के बीच घरेलू विवाद को रोकने की कोशिश करते हैं। मार्च 2006 में हेल को NBC सिटकॉम एंडी बारकर PI में वीडियो स्टोर के मालिक साइमन के रूप में सहअभिनीत भूमिका में लिया गया, जिसमें एंडी रिक्टर ने अभिनय किया और कॉनन ओब्रायन द्वारा सहनिर्मित किया गया। वह स्ट्रेंजर थान फिक्शन और बिकॉज आई सेड सो में छोटी भूमिकाओं में दिखाई दिए। वह 2008 में रिलीज हुई एनिमेटेड बच्चों की फिल्म द टेल ऑफ डेस्पेरॉक्स में फर्लो की आवाज थे। हेल ने अक्टूबर 2008 में शुरू होकर जनवरी 2010 में समाप्त होने वाले चक में एम्मेट के रूप में एक आवर्ती भूमिका निभाई थी। उनके जाने से NBC वेब सीरीज कंट्रोल में उनकी अभिनीत भूमिका के लिए जगह बनी, जिसका प्रीमियर 13 जुलाई 2009 को हुआ था। वह शोटाइम की ड्रामा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ तारा के पहले सीजन के दूसरे एपिसोड में अंग्रेजी शिक्षक ओरल गेर्शेनॉफ के रूप में एक कैमियो में दिखाई दिए। वह 2009 में प्रोफेसर रसेल लाजलो की आवर्ती भूमिका में नंबर्स के कलाकारों में शामिल हुए। 2012 से 2019 वीप और प्रशंसा। हेल 2019 में पेपरडाइन विश्वविद्यालय में बोलते हुए। 2012 में हेल ने ड्रामा कॉमेडी नॉट दैट फनी में अभिनय किया। उन्होंने NBC के लॉ एंड ऑर्डर SVU में रिक सिम्स के रूप में अतिथि भूमिका निभाई, एक शिक्षक जिसे एक छात्र के साथ अनुचित व्यवहार का आरोप लगने के बाद नौकरी से निकाल दिया जाता है। 2012 में हेल को HBO कॉमेडी वीप में गैरी वॉल्श के रूप में लिया गया, जो उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनी सेलिना मेयर, जूलिया लुइस ड्रेफस द्वारा चित्रित के निजी सहायक थे। 22 सितंबर 2013 को हेल ने शो के दूसरे सीजन में अपने काम के लिए कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता का प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीता। यह उनका पहला बड़ा पुरस्कार था। 16 हेल ने 2015 में अपने तीसरे नामांकन के साथ अपना दूसरा प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीता, उसी समारोह में जहां वीप ने
उत्कृष्ट हास्य श्रृंखला के लिए अपना पहला प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीता था। 2017 में हेल ने न्यूयॉर्क शहर के प्लेस्टेशन थिएटर में 9वें वार्षिक शॉर्टी अवार्ड्स की मेजबानी की। 2018 में हेल ने नेटफ्लिक्स कॉमेडी ड्रामा सीरीज ए सीरीज ऑफ अनफॉर्चूनेट इवेंट्स के दूसरे सीजन में जेरोम स्क्वॉलर की भूमिका निभाई, जो द एयरजेट्स एलिवेटर और द पेनल्टीमेट पेरिल के एपिसोड में दिखाई दिए। वह सीरीज के 2 और एपिसोड में दिखाई दिए। 17-2020 वर्तमान अंततः उन्हें मार्कस की भूमिका में लिया गया, जो एक ऊनी टोपी वाला आत्मघाती हिप्पीश एकल माँ का अजीबोगरीब बेटा था, जिसे स्कूल में बुरी तरह से तंग किया जाता है। 16 अबाउट ए बॉय एक व्यावसायिक सफलता थी, जिसने दुनिया भर में $130 मिलियन से अधिक की कमाई की और फिल्म समीक्षकों द्वारा प्रशंसा प्राप्त की। 15-17 हॉल्ट के एक अकेले स्कूली लड़के के चित्रण को अच्छी तरह से प्राप्त किया गया था। 16 जब तक फिल्म रिलीज हुई, हॉल्ट ने आर्बरफील्ड में अपना जूनियर स्कूल छोड़ दिया था और लंदन में सिल्विया यंग थिएटर स्कूल में जाना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि बदलाव मुश्किल था, वहाँ उनका समय कम था और वह एक नियमित स्कूल में जाना पसंद करते थे। वह अभी भी अभिनय को पेशे के रूप में नहीं अपनाना चाहते थे और 14 साल की उम्र में उन्होंने सिल्विया यंग थिएटर स्कूल को छोड़कर रानेलाग स्कूल में दाखिला ले लिया। हॉल्ट ने रिचर्ड ई ग्रांट की अर्धात्मकथात्मक फिल्म वाह वाह 2005 में राल्फ कॉम्पटन की भूमिका निभाई, जो एक लड़का है जिसे अपने परिवार के विघटन से निपटने के लिए मजबूर किया जाता है। 1960 के दशक के दौरान स्वाजीलैंड में सेट की गई यह फिल्म स्वाजीलैंड प्रोटेक्टरेट के घटते वर्षों का वृत्तांत बताती है। 18 हॉल्ट ने हॉलीवुड में गोर वर्बिंस्की की फिल्म द वेदर मैन 2005 से शुरुआत की, जिसमें वे एक टेलीविजन मौसम प्रस्तुतकर्ता के बेटे की भूमिका में थे, जो मध्यजीवन संकट से गुजर रहा था। फिल्म और हॉल्ट का प्रदर्शन काफी हद तक किसी का ध्यान नहीं गया। 19-7 वाह वाह और द वेदर मैन दोनों ने बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया। 20-21 2006 से 2010 स्किन्स और वेस्ट एंड में पदार्पण। निकोलस कैराडॉक हॉल्ट HOLT जन्म 7 दिसंबर 1989, एक अंग्रेजी अभिनेता है। उनकी फिल्मोग्राफी में बड़े बजट की मुख्यधारा की प्रस्तुतियों में सहायक भूमिकाएं और अमेरिकी और ब्रिटिश फिल्मों में स्वतंत्र परियोजनाओं में मुख्य भूमिकाएं शामिल है। उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार, 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और 1 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकन शामिल है। उन्हें 2012 में फोर्ब्स 30 अंडर 30 में शामिल किया गया था। हॉल्ट ने एक बच्चे के रूप में स्थानीय थिएटर प्रस्तुतियों में प्रदर्शन किया। उन्होंने 1996 की फिल्म इंटीमेट रिलेशंस में 6 साल की उम्र में अपनी शुरुआत की और कई टेलीविजन कार्यक्रमों में दिखाई दिए। उनकी सफलता 2002 की कॉमेडी ड्रामा अबाउट ए बॉय में उनकी भूमिका से आई। उन्होंने E4 किशोर श्रृंखला स्किन्स 2007 से 2008 में टोनी स्टोनम के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए व्यापक मान्यता प्राप्त की। वयस्क भूमिकाओं में उनका संक्रमण 2009 के ड्रामा ए सिंगल मैन से शुरू हुआ, जिसके लिए उन्हें बाफ्टा राइजिंग स्टार अवार्ड और फंतासी फिल्म क्लैश ऑफ द टाइटंस 2010 के लिए नामांकन मिला। उन्होंने 2011 की सुपरहीरो फिल्म एक्समैन फर्स्ट क्लास में म्यूटेंट हैंक मैककॉय बीस्ट की भूमिका निभाई, एक भूमिका जिसे उन्होंने फिल्म श्रृंखला के बाद के किश्तों में दोहराया। हॉल्ट ने एडवेंचर फिल्म जैक द जाइंट स्लेयर 2013 में मुख्य भूमिका निभाई और रोमांटिक कॉमेडी वार्म बॉडीज 2013 में एक जॉम्बी की भूमिका निभाई। उन्होंने एक्शन फिल्म मैड मैक्स फ्यूरी रोड 2015 में सहायक भूमिका निभाई और ब्लैक कॉमेडी द फेवरेट 2018 में रॉबर्ट हार्ले टॉल्किन, 2019 में लेखक J.R.R. टोल्किन और हुलू कॉमेडी ड्रामा सीरीज द ग्रेट 2020 से 2023 में पीटर 3 जैसे विभिन्न ऐतिहासिक किरदारों को निभाने से पहले कई स्वतंत्र फिल्मों में अभिनय किया। बाद में उनके काम ने उन्हें 2 गोल्डन ग्लोब
और एक प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकित किया। उसके बाद उन्होंने ब्लैक कॉमेडी द मेन्यू 2022 में अभिनय किया। फिल्म के बाहर हॉल्ट ने 2010 के एक्शन रोल प्लेइंग गेम फेबल 3 में इलियट की आवाज दी और 2009 के वेस्ट एंड प्ले न्यू बॉय में दिखाई दिए। वह चैरिटेबल संगठनों टीनेज कैंसर ट्रस्ट और क्रिश्चियन एड का समर्थन करते हैं। प्रारंभिक जीवन। निकोलस कैराडॉक हॉल्ट का जन्म 7 दिसंबर 1989 को वोकिंगम, बर्कशायर में हुआ था। 2 उनके पिता ग्लेनिस नी ब्राउन, एक पियानो शिक्षिका, और रोजर हॉल्ट, एक वाणिज्यिक पायलट थे। 3-4 उनका मध्य नाम कैराडॉक उच्चारण का.ra.dk एक मध्य वेल्श नाम है और इसका अनुवाद प्रियतम होता है। 5 उनकी पैतृक दादी का नाम अन्ना नेगल था, जो एक मंच और फिल्म अभिनेत्री थीं, जो 1930 और 1940 के दशक में काफी प्रसिद्ध थीं। 6 उनके 3 भाई बहन हैं, एक बड़ा भाई जो संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाला जीव विज्ञान का छात्र है, और 2 बहनें, दोनों ही अभिनेत्री है। 2-7 हॉल्ट ने अपना अधिकांश बचपन सिंडलेशम में अपने परिवार के निवास पर बिताया। 8 उनके बड़े भाई बहनों को बचपन से ही अभिनय और नृत्य में रुचि थी। वे कक्षाएं लेते थे और ऑडिशन में भाग लेते थे। एक बच्चे के रूप में उन्होंने उनके साथ जाना शुरू किया और अभिनय में अपनी रुचि विकसित की। उन्होंने 2011 में द गार्जियन के साथ एक साक्षात्कार में अपने बचपन और अपने भाई बहनों के साथ अपने संबंधों पर चर्चा करते हुए कहा, हम बगीचे में इधर-उधर दौड़ते और पैरों पर घर बनाते हुए काफी खुले में रहने वाले सामान्य बच्चे थे। यह बहुत सामान्य था। 9 हॉल्ट के बचपन के दौरान उनके पिता नियमित रूप से घर से दूर काम करते थे और उनके भाई स्कूल जाते थे। नतीजतन उन्होंने अपना अधिकांश समय अपनी मां और बहनों के साथ बिताया। उन्होंने कहा कि महिलाओं द्वारा पाला जाने से उन्हें कुछ ऐसे नुकसानों से बचने में मदद मिली होगी जिनमें वे लोग फंस जाते हैं जो महिलाओं के साथ नहीं बड़े हुए। 10 हॉल्ट की शिक्षा द कूम्स इन्फेंट एंड नर्सरी स्कूल और फिर आर्बरफील्ड चर्च ऑफ इंग्लैंड जूनियर स्कूल में हुई। 11 उन्होंने अपनी बहनों के साथ बैले का अभ्यास किया और इंग्लिश नेशनल बैले के साथ स्वान लेक और द नटक्रैकर की प्रस्तुतियों में भाग लिया। 12 हालांकि वे शुरू में अंग्रेजी, जीव विज्ञान और मनोविज्ञान में उन्नत स्तर के प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहते थे। 9-14 हॉल्ट बचपन में ट्रॉम्बोन बजाते थे और स्थानीय गायक मंडली के सदस्य थे। 2 आजीविका 1996 से 2005 प्रारंभिक कैरियर। हॉल्ट की अभिनय क्षमता की खोज 3 साल की उम्र में एक थिएटर निर्देशक ने हॉल्ट के भाई द्वारा अभिनीत एक नाटक के प्रदर्शन के दौरान की थी। निर्देशक हॉल्ट की अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता से प्रभावित हुए और उन्हें अपने अगले थिएटर प्रोडक्शन द कॉकेशियन चौक सर्कल में एक भूमिका की पेशकश की। 14 हॉल्ट ने ऑडिशन में भाग लेना शुरू कर दिया और 5 साल की उम्र में उन्हें 1996 के नाटक इंटीमेट रिलेशंस में कास्ट किया गया, जो उनकी पहली फीचर फिल्म भूमिका थी। बाद में वे टेलीविजन कार्यक्रमों कैजुअल्टी, साइलेंट विटनेस, द बिल, जज जॉन डीड और डॉक्टर्स में दिखाई दिए। हॉल्ट ने शुरुआत में अभिनय को एक संभावित करियर विकल्प के बजाय एक शौक के रूप में देखा। द डेली टेलीग्राफ के साथ मार्च 2009 के एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि उन्हें इससे प्यार नहीं था। मैंने इसका आनंद लिया। यह एक फुटबॉल टीम के लिए खेलने जैसा था। जब आपको कोई भूमिका मिलती थी तो यह बहुत अच्छा होता था और नए लोगों से मिलना, यह एक रोमांचक नई दुनिया थी। 14 हॉल्ट की अगली फीचर फिल्म उपस्थिति 11 साल की उम्र में क्रिस और पॉल वीच की 2002 की कॉमेडी ड्रामा फिल्म अबाउट ए बॉय में आईं। 15 हॉल्ट शुरू में इस भूमिका के लिए ऑडिशन देने के लिए अनिच्छुक थे क्योंकि कास्टिंग प्रक्रिया लंबी थी और उनकी स्कूली शिक्षा में बाधा उत्पन्न करती थी। फिर भी उन्होंने ऑडिशन के शुरुआती दौर में भाग लेने का फैसला किया और हॉल्ट 2006 में सिक्स्थ फॉर्म कॉलेज फ्रनबोरो में छात्र थे जब उन्हें टेलीविजन किशोर ड्रामा स्किन्स की मुख्य भूमिका में लिया गया था।
वह शुरू में टोनी स्टोनम, एक चालाक, अहंकारी विरोधी नायक की भूमिका निभाने की अपनी क्षमता पर संशय में थे और सहायक चरित्र सिड के साथ अधिक निकटता से पहचाने गए। 7 कार्यक्रम सफल रहा और 7 सीरीज तक चला, जिनमें से केवल 2 में हॉल्ट दिखाई दिए। उनके प्रदर्शन को खूब सराहा गया, चरित्र लोकप्रिय था और हॉल्ट ने व्यापक ध्यान आकर्षित किया। 22 स्किन्स ने ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा फिलिप ऑडियंस अवार्ड जीता और हॉल्ट को ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोल्डन निम्फ अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। 24 स्किन्स में काम करने के दौरान हॉल्ट को मिलने वाले ध्यान से बहुत निराशा हुई और एक समय पर उन्होंने अभिनय छोड़ने पर विचार किया। इसके बजाय उन्होंने स्किन्स की पहली सीरीज के अंत में स्कूल छोड़ दिया और पूरी तरह से अभिनय पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। 9 हॉल्ट ब्रिटिश टेलीविजन सीरीज वॉलेंडर के पायलट एपिसोड में स्टीफन फ्रेडमैन के रूप में संक्षिप्त रूप से दिखाई दिए। 25 बाद में उन्होंने विलियम सटक्लिफ के आने वाले युग के नाटक न्यू बॉय में नायक मार्क के रूप में वेस्ट एंड थिएटर की शुरुआत की। प्रोडक्शन का प्रीमियर ट्राफल्गर स्टूडियो में हुआ और रिकॉर्ड तोड़ टिकटों की बिक्री हुई, जिसका श्रेय ज्यादातर स्किन्स के दर्शकों के बीच हॉल्ट की लोकप्रियता को दिया गया। 26, 27, 28 नाटक का मंचन मार्च 2009 में एक सप्ताह के लिए किया गया था, क्योंकि हॉल्ट ने फंतासी एडवेंचर फिल्म क्लैश ऑफ द टाइटन्स 2010 में एक भाग के लिए प्रतिबद्धता जताई थी, जिसका फिल्मांकन 2010 के मध्य में निर्धारित किया गया था। मार्क के रूप में हॉल्ट के प्रदर्शन द डेली टेलीग्राफ के डोमिनिक कैवेंडिश ने लिखा कि उनका प्रदर्शन प्रेरक था, लेकिन द गार्जियन के लिन गार्डनर ने उन्हें औसत पाया और मजाक के पीछे छिपे अनसुलझे यौन तनाव को सामने लाने में उनकी असमर्थता पर प्रकाश डाला। 27, 28 क्लैश ऑफ द टाइटन्स को आलोचकों द्वारा नकार दिया गया था, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने दुनिया भर में लगभग 500,000 की कमाई की। 29 हॉल्ट अगली बार टॉम फोर्ड की ए सिंगल मैन 2009 में दिखाई दिए, जब मूल रूप से केनी पॉटर की भूमिका में लिए गए अभिनेता ने फिल्मांकन शुरू होने से कुछ दिन पहले फिल्म छोड़ दी। हॉल्ट ने पहले ही इस परियोजना में रुचि दिखाई थी और एक रिकॉर्डेड ऑडिशन टेप भेजा था। अंततः उन्हें केनी की भूमिका के लिए चुना गया, जो एक समलैंगिक कॉलेज छात्र है जो एक कॉलेज के प्रोफेसर को उसके दुहक से निपटने में मदद करता है। 30-31 ए सिंगल मैन को मीडिया आउटलेट्स द्वारा हॉल्ट की पहली वयस्क भूमिका के रूप में वर्णित किया गया था, जिन्होंने केनी को एक सहेज चरित्र के रूप में वर्णित किया था जो केवल उसकी कामुकता से परिभाषित नहीं होता है। 31, 32, 33 क्योंकि यह भूमिका एक अमेरिकी चरित्र के रूप में उनकी पहली थी, हॉल्ट ने अपने उच्चारण पर काम किया। द डेली टेलीग्राफ के सुखदेव संधू 34, 35 फोर्ड की निर्देशकीय क्षमताओं के बारे में आलोचकों की आपत्तियों के बावजूद ए सिंगल मैन को व्यापक प्रशंसा मिली। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। 36, 37, 38 इस फिल्म ने हॉल्ट को 2010 के समारोह में बाफ्टा राइजिंग स्टार अवार्ड के लिए नामांकन दिलाया। 39, 40 2010 में हॉल्ट ने लायनहेड स्टूडियो के एक्शन रोल प्लेइंग गेम फेबल 3 2010 में इलियट के चरित्र को आवाज दी। 41 2011 से 2016 एक्समेन और मैड मैक्स के साथ व्यावसायिक सफलता। हॉल्ट 2013 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में एक्समेन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट का प्रचार करते हुए हॉल्ट को जॉर्ज मिलर की एक्शन फिल्म मैड मैक्स फ्यूरी रोड में नक्स के रूप में लिया गया था। इस परियोजना ने कई साल विकास नरक में बिताए क्योंकि मैड मैक्स फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म की योजना को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 42 2010 के मध्य में फिल्मांकन की योजना बनाई गई थी, लेकिन भारी बारिश के कारण ऑस्ट्रेलिया में प्री प्रोडक्शन के दौरान गंभीर देरी हुई। 24 अन्य तत्काल प्रतिबद्धताओं के साथ हॉल्ट ने अन्य संभावनाओं की तलाश शुरू कर दी। अंततः उन्हें एक्समेन फिल्म श्रृंखला के लिए है मैककॉय बटा बीस्ट की भूमिका के लिए चुना गया, क्योंकि वे किसी ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाने की क्षमता रखते थे जो क्रूर होने की क्षमता के साथ कोमल था। 43, 44
2011 में मैथ्यू वॉन द्वारा निर्देशित किस्ट एक्समेन उन्होंने कहा कि उन्होंने बीस्ट का अपना संस्करण तैयार किया और पिछली एक्समेन द लास्ट स्टैंड में केल्सी ग्रामर के प्रदर्शन से प्रेरणा ली क्योंकि वह ग्रामर के आकर्षण और वाक्पटुता का अनुकरण करना चाहते थे। हॉल्ट ने ग्रामर की नकल करने की कोशिश किए बिना उसके जैसी बोली बोलना सीखा। 45 उन्होंने अपने किरदार को बेहतर ढंग से ढालने के लिए शारीरिक प्रशिक्षण भी लिया और वजन भी बढ़ाया। 46 फिल्म, जिसे आलोचकों द्वारा इसकी पटकथा और प्रदर्शनों के लिए व्यापक रूप से सराहा गया था, ने बॉक्स ऑफिस पर मध्यम रूप से अच्छा प्रदर्शन किया, जिसने $160 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले लगभग $353 मिलियन की कमाई की। 47 48 हालांकि राजस्व के मामले में यह पूरी श्रृंखला में सबसे कम रैंक वाला उत्पादन था। मैड मैक्स फ्यूरी रोड को अंततः नामीबिया के रेगिस्तान में 2012 में फिल्माया गया था। मिलर ने नक्स, एक लाइलाज बीमार गुलाम, को एक अर्ध-कामिकेज पायलट के रूप में कल्पना की थी। हॉल्ट ने उनके चरित्र के बारे में कहा, वह बहुत उत्साही और प्रतिबद्ध और स्नेही है, लेकिन साथ ही अनाड़ी भी है। 50 हॉल्ट ने अपना सिर मुंडवा लिया और सख्त आहार का पालन किया क्योंकि उनकी भूमिका के लिए उन्हें बहुत अधिक वजन कम करना था। 51 उन्होंने फिल्म में स्टंट करने के बारे में भी बात की, पूरे अनुभव को डरावना बताया। 52 लेकिन स्टंट क्रू और मिलर की हरी स्क्रीन का उपयोग करने के बजाय वास्तविक एक्शन दृश्यों को शामिल करने के विकल्प की अनुकूल रूप से तुलना की, यह कहते हुए कि इसने प्रदर्शन को अधिक विश्वसनीय बना दिया क्योंकि अभिनेताओं को वास्तविक स्थिति में रखा गया है। 52 तकनीकी पहलुओं और स्टंट दृश्यों ने फिल्म समीक्षकों से विशेष प्रशंसा प्राप्त की और इसे श्रृंखला में रुचि को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया गया। 53 शालिनी लैंगर ने कहा कि जबकि फिल्म का असली नायक चार्लीज थेरॉन था, हाउल्ट अभिनय विभाग में सबसे करीब है, जो के युद्ध लड़के के रूप में काल्पनिक महिमा का पीछा करते हुए। 55 हाउल्ट के शानदार रूप से अनियंत्रित प्रदर्शन की प्रशंसा द डेली टेलीग्राफ के रॉबी कॉलिन ने भी की। 56 इसके अलावा 2012 में हाउल्ट को फोर्ब्स 30 अंडर 30 सूची में शामिल किया गया था। 57 छोटे, काले बाल और चेहरे पर दाढ़ी वाला एक युवा कोकेशियाई व्यक्ति, काली शर्ट पहने हुए, भूरे रंग की पृष्ठभूमि के सामने माइक्रोफोन में बोल रहा है। हॉल्ट 2015 सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में एक्समेन एपोकेलिप्स का प्रचार करते हुए। 2013 में हॉल्ट ने 2 प्रमुख फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने पहली बार जोनाथन लेविन की रोमांटिक कॉमेडी वार्म बॉडीज में आर नामक एक जॉम्बी का किरदार निभाया था, जो 1 फरवरी को रिलीज हुई थी। 58 आइजैक मैरियन के इसी नाम के उपन्यास का रूपांतरण फिल्म को केंद्रीय चरित्र के दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है, ज्यादातर कथन के माध्यम से। लेविन ने कहा कि उन्हें आर की भूमिका निभाने के लिए उपयुक्त अभिनेता खोजने में कठिनाइयां हुई, जब तक कि उनकी मुलाकात हॉल्ट से नहीं हुई, जो इस परियोजना के प्रति आकर्षित थे, जिसे उन्होंने कई पॉप संस्कृति और साहित्यिक संकेतों के उपयोग के कारण एक डरावनी फिल्म से कहीं अधिक के रूप में वर्णित किया, और इससे भी अधिक उस भूमिका के प्रति जिसने मुझे दम झुका दिया। हॉल्ट ने कहा कि उन्होंने एडवर्ड सिजोरहैंड्स 1990 से प्रेरणा ली क्योंकि उन्हें लगा कि दोनों फिल्मों के केंद्रीय पात्रों की कठिनाइयां समान है। हम डांस स्टूडियो में अपने जूते उतार देते थे, दीवार से बाहर निकलकर अपने शरीर को बहुत भारी महसूस करते थे। 60 फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। 61 बेन केंद्रिक ने संभावित रूप से रेजी योग्य भूमिका में संयम के लिए हॉल्ट की प्रशंसा की। वह दूसरी दिशा में बहुत दूर कदम रखे बिना आर में बहुत अधिक जीवन लाता है, और हालांकि उसके जोम्बी तौर तरीके थोड़े मजबूर लग सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर उसके यादगार क्षण अजीबोगरीब क्षणों से अधिक है और भारी है। 62 हॉल्ट को जीवित मृतक की अपनी भूमिका में एक बेहद आकर्षक अभिनेता, जो आकर्षण का प्रतीक है, के रूप में भी वर्णित किया गया था। 63 हॉल्ट की अगली फिल्म ब्रायन सिंगर की 2013 की फंतासी एडवेंचर जैक द जायंट स्लेयर बॉक्स ऑफिस पर असफल रही
और आलोचकों से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली। उन्होंने फिल्म में इसी नाम के नायक की भूमिका निभाई, जो ब्रिटिश परी कथाओं जैक द जाइंट किलर और जैक एंड द बीनस्टॉक पर आधारित है। 64 हॉल्ट के प्रदर्शन को फिल्म समीक्षक मैरी पोल्स, जस्टिन चांग और रिचर्ड रोपर ने खराब माना। पोल्स ह्यू ग्रांट की उनकी भ्रामक नकल की आलोचना कर रहे थे और अन्य दो ने उन्हें और उनके चरित्र को क्रमशः नीरस और उबाऊ बताया। 65, 66, 67। इसके बाद हॉल्ट जेक पाल्ट्रो की साइंस फिक्शन फिल्म यंग ओन्स 2014 में दिखाई दिए, एक डायस्टोपियन भविष्य में सेट जहां पानी दुर्लभ है। फिल्म में हॉल्ट ने फ्लेम लीवर की भूमिका निभाई थी, जो एक युवक है जो फिल्म के केंद्रीय चरित्र अर्नेस्ट होल्म के स्वामित्व वाली जमीन का दावा करने की कोशिश कर रहा है। 68, हॉल्ट ने सोचा कि यह भूमिका उनके पिछले किसी भी काम से अलग थी और कहा कि फिल्म के दौरान उनके चरित्र के संदिग्ध विकल्पों ने उन्हें परेशान किया। भूमिका की तैयारी के लिए हॉल्ट ने ए.सी. हिंटन द्वारा लिखे गए उपन्यास पढ़े। फिल्म को दक्षिण अफ्रीका में एक निर्जन स्थान पर शूट किया गया था। हॉल्ट ने कहा कि गर्म मौसम की स्थिति में फिल्मांकन करना मुश्किल था, लेकिन सुंदर दृश्यों ने कहानी को बेहतर ढंग से बताने में मदद की। 69, उन्होंने कहा कि इसने उन्हें पर्यावरण संबंधी चिंताओं के प्रति अधिक सचेत भी किया। 70, फिल्म का प्रीमियर 2014 सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 69, 71, टिप्पणीकारों ने फिल्म के असाधारण दृश्यों पर प्रकाश डाला, लेकिन इसके कथानक की आलोचना की। 68, एवी क्लब के कीथ उहलिच ने कहा कि हॉल्ट कहानी के स्थिर प्रतिगामी मर्दांगी के लिए एक खराब फिट थे। 72, 2015 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान इक्वल्स के प्रीमियर पर क्रिस्टन स्टीवर्ट और ड्रेक डोरेमस के साथ हॉल्ट ने 2014 में अपनी दूसरी रिलीज ब्रायन सिंगर की एक्स-मेन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में बीस्ट के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। हॉल्ट ने कहा कि किरदार निभाना उनके लिए एक आज़ादी भरा अनुभव था और यह अचानक से आज़ाद हो जाना मज़ेदार था। जब आप मेकअप पहन रहे होते हैं तो आप शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं। आपको दो बहुत अलग तकनीकें प्रदर्शन करने का मौका मिलता है। उन्होंने यह भी कहा कि लंबी मेकअप प्रक्रिया 3.5 घंटे तक चल सकती है। 73, एक्स-मेन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट ने दुनिया भर में $747 मिलियन से अधिक की कमाई की, जिससे यह उस समय श्रृंखला और हॉल्ट के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 74, 2015 में हॉल्ट की 3 अन्य फिल्में रिलीज हुई। गिलियन फ्लिन के रेहे से उपन्यास डार्क प्लेसेस का फीचर फिल्म रूपांतरण, ओवेन हैरिस की डार्क कॉमेडी किल योर फ्रेंड्स, जो इसी नाम के 2008 के उपन्यास पर आधारित है, और ड्रेक डोरेमस द्वारा निर्देशित एक डायस्टोपियन साइंस फिक्शन रोमांटिक ड्रामा इक्वल, ये सभी आलोचनात्मक असफलताएं थीं और उनके करियर की सबसे कम कमाई वाली फिल्मों में शुमार थीं। 75, 76, इक्वल्स में हॉल्ट के प्रदर्शन को लेकर प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत बेहतर थी। 77, 78, पीटर ट्रेवर्स ने उन्हें और उनकी सहकलाकार क्रिस्टन स्टीवर्ट को चुपचाप विनाशकारी कहा, और लॉस एंजल्स टाइम्स के लिए लिखते हुए केटी वॉल्श ने कहा, 79, 80 फ्रेंचाइजी के साथ अपने अनुबंध के बारे में संदेह के बावजूद, हॉल्ट 2016 की फिल्म एक्स-मेन एपोकेलिप्स के लिए वापस लौटे। रिलीज होने पर यह फिल्म दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में तीसरी रैंक वाली एक्स-मेन फिल्म बन गई, जिसने लगभग $540 मिलियन कमाए। 81, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर भी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 2024 में हॉल्ट ने एनिमेटेड फिल्म द गारफील्ड मूवी 2024 में जॉन अर्बकल की आवाज दी। 115, हॉल्ट रॉबर्ट एगर्स द्वारा लिखित और निर्देशित नोस्फेरातु 2024। 116, जस्टिन कुर्जेल द्वारा निर्देशित द ऑर्डर 2024 और क्लिंट ईस्टवुड द्वारा निर्देशित जूरा 2024 में भी अभिनय करेंगे। 117, 118, हॉल्ट डीसी यूनिवर्स के हिस्से के रूप में निर्देशक जेम्स गन की सुपरमैन 2025 में लेक्स लूथर की भूमिका निभाएंगे। 119, हॉल्ट द वन के निर्माण और अभिनय से भी जुड़े हैं।
120 व्यक्तिगत जीवन 2019 वंडरकॉन में बोलते हुए हॉल्ट अपना समय लंदन और लॉस एंजल्स के बीच बांटते हैं। 121 वह अमेरिकी मॉडल ब्रायना होली के साथ रिश्ते में है। 96 122 इस जोड़े के 2 बच्चे हैं। 123 124 122 अपने बचपन के दौरान हॉल्ट ने रीडिंग रॉकेट्स के लिए बास्केटबॉल खेला, जो इंग्लिश बास्केटबॉल लीग में खेलते थे। 125 बाद में उन्हें क्लब का राजदूत नियुक्त किया गया। 126 वह फार्मूला 1 रेसिंग का भी अनुसरण करते हैं और कई ग्रैंड प्रिक्स रेस में भाग ले चुके हैं। 127 128 129 परोपकार हॉल्ट एक परोपकारी व्यक्ति है और कई धर्मार्थ कार्यों का समर्थन करते हैं। वे बच्चों का समर्थन करने वाले संगठनों से जुड़े रहे हैं। बच्चों और युवा लोगों के उद्देश्य से चैरिटी की गतिविधियों का समर्थन करने के लिए उन्हें नेशनल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू चिल्ड्रन NSPCC यंग पर्सन एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। 130-209 से वे टीनेज कैंसर ट्रस्ट से भी जुड़े हुए हैं। वे संगठन द्वारा समर्थित रोगियों से मिलने जाते रहते हैं और उन्होंने इसके जागरूकता अभियानों को बढ़ावा देने में मदद की है, जिसमें सूर्य सुरक्षा अभियान शुनबर्न भी शामिल है। 131 हॉल्ट ने सेव द चिल्ड्रन और सेल्फिश मदर्स के संयुक्त क्रिसमस जंपर डे अभियान के लिए स्वेटर डिजाइन किए। उन्होंने ग्राहकों को त्योहारी संग्रह खरीदने और धर्मार्थ कारण का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित किया। 133 हॉल्ट को बाल क्रूरता के खिलाफ अभियान में उनके योगदान के लिए 2010 में NSPCC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। 134 हॉल्ट ने स्वच्छ जल और स्वच्छता प्रदान करने के उद्देश्य से क्रिश्चियन एड परियोजना के एक भाग के रूप में केन्या के नैरोबी का दौरा किया। अपने प्रवास के दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की और इलाके को साफ करने में मदद की। उन्होंने अपने अनुभव के बारे में कहा, मैंने स्थिति का सबसे अच्छा उपयोग करने वाले महान लोगों से मुलाकात की। रहने की स्थिति को देखना कई मायनों में दिल तोड़ने वाला है। 135 हॉल्ट ने जनवरी 2017 में रिक्शा रन में भी भाग लिया, जिसमें प्रतिभागियों ने टीनेज कैंसर ट्रस्ट और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के लिए धन जुटाने के लिए भारत भर में 3000 किलोमीटर 1900 मील के लिए एक ऑटो रिक्शा, जिसे टुक टुक भी कहा जाता है, चलाया। 136 137 वे जीन्स फॉर रिफ्यूजी से भी जुड़े रहे हैं, जो दुनिया भर के शरणार्थियों की मदद करने के उद्देश्य से एक परियोजना और धन उगाहने वाली पहल है। 138 भूमिकाएं और पुरस्कार मुख्य लेख निकोलस हॉल्ट की भूमिकाओं और पुरस्कारों की सूची। एक्शन फिल्म कोलाइड, जिसमें हॉल्ट ने एक ड्रग डीलर की भूमिका निभाई थी, दर्शकों और आलोचकों की खराब प्रतिक्रिया के साथ फरवरी 2017 में संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी। 83-84 फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिली। इसके निराशाजनक बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन को खराब मार्केटिंग और इसकी प्रोडक्शन कंपनी रिलेटिविटी मीडिया के 2015 अध्याय 11 दिवालियापन के कारण हुई कई देरी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। 85 फोर्ब्स के स्कॉट मेंडेलसन ने फिल्म की असफलता का विश्लेषण किया और कहा कि हॉल्ट के पास दर्शकों को खींचने के लिए पर्याप्त स्टार पावर नहीं थी। 86 उन्होंने मनोरंजन उद्योग में महिलाओं के प्रति द्वेष और अधिकार की भावना पर प्रकाश डाला, यह लिखते हुए कि निर्देशक एरन क्रीवी और हॉल्ट को कोलाइड जैसी फिल्मों की विफलता के बावजूद बेहतर प्रस्ताव मिलेंगे। 87 प्रोडक्शन का विश्व प्रीमियर 2017 सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। इसमें हॉल्ट लॉस एंजल्स स्थित एक जोड़े के आधे हिस्से के रूप में है, जो ऑनलाइन डेटिंग के माध्यम से मिलते हैं और एक खुला रिश्ता शुरू करते हैं। 88 फिल्म के निर्देशक ड्रेक डोरेमस ने कहा कि हॉल्ट की भूमिका उनके पिछले काम से अलग थी, एक बहुत ही जटिल और भावनात्मक रूप से परिपक्व प्रदर्शन जो हमने अभी तक नहीं देखा है। 89 हॉल्ट ने 2017 में जीवनी और ऐतिहासिक फिल्मों की एक श्रृंखला में अभिनय किया। उन्होंने कहा कि वह ऐसे किरदार निभाना पसंद करते हैं जो उन्हें एक अभिनेता के रूप में बेहतर बनाने में मदद कर सके
और जिन अभिनेताओं को मैं देखता हूं उन्होंने अपने शुरुआती 30 के दशक में अपना सर्वश्रेष्ठ काम करना शुरू कर दिया था और मैं उस उम्र में पहुंच जाऊंगा। मैं बस सीखने की कोशिश कर रहा हूं। 90 उन्होंने डैनी स्ट्रॉन्ग की रिबेल इन द राई में अमेरिकी लेखक जेडी सालिंगर का किरदार निभाया, जो सालिंगर के जीवन को उनकी युवावस्था से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध के युग और उनके डेब्यू उपन्यास द कैचर इन द राई के प्रकाशन से पहले के वर्षों तक दर्शाता है। 91 हॉल्ट ने इस भूमिका के लिए ऑडिशन दिया क्योंकि वह फिल्म की पटकथा और सालिंगर के गूढ़ व्यक्तित्व से प्रभावित थे। मुझे नहीं पता था कि वह द्वितीय विश्व युद्ध में लड़े थे और डीरे पर उतरे थे। 90 भूमिका की तैयारी के लिए हॉल्ट ने द कैचर इन द राई और सेलिंगर के बारे में आत्मकथाएं पढ़ी। हॉल्ट ने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती सेलिंगर के चरित्र की वास्तविक समझ प्राप्त करना था। हर किसी के मन में सेलिंगर के बारे में एक विचार है। आप एक ऐसा चरित्र बना रहे हैं जिसके बारे में लोगों की बहुत मजबूत भावनाएं हैं। आप छापों के जरिए सही या गलत साबित नहीं हो सकते। 92 रिबेल इन द राई को फिल्म समीक्षकों से खराब प्रतिक्रिया मिली। 93 स्लैंट के कार्सन लंड हॉल्ट के कमजोर प्रदर्शन और कहानी के प्रोग्रामेटिक कथन में खोई जटिलताओं के साथ चरित्र को फिर से निवेश करने में उनकी असमर्थता से काफी हद तक प्रभावित नहीं थे। 94 रोजरिबर्ट.com के मैट फेगरहोम ने लिखा कि हालांकि हॉल्ट अपने चरित्र की असुरक्षाओं और जुनून को उजागर करने में सक्षम थे, लेकिन वे कभी भी सेलिंगर के रूप में पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं थे। फेगरहोम ने असफलता के लिए स्क्रिप्ट को जिम्मेदार ठहराया, जिसने चरित्र की मुख्य प्रेरणाओं को निराशाजनक रूप से उलझा दिया। 95 2019 मोंटक्लेयर फिल्म फेस्टिवल में हॉल्ट ने द करंट वॉर में सहाभिनय किया, जो विद्युत अग्रदूतों थॉमस एडिसन और जॉर्ज वेस्टिंगहाउस के बीच झगड़े का एक नाटकीय रूपांतरण था। हॉल्ट को निकोला टेस्ला की भूमिका में लिया गया था, जिसके लिए उन्होंने मूछें बढ़ाई और विद्युत चुंबकत्व और डायनेमो के बारे में विज्ञान के पाठों में भाग लिया। 96 उन्होंने सख्त आहार का पालन करके अपनी भूमिका के लिए वजन कम किया। 97 द करंट वॉर की प्रतिक्रिया मिलीजुली थी। इंडीवायर के डेविड एयरलिच ने हॉल्ट के प्रदर्शन को डेविड बॉवी के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में वर्णित किया, जिन्होंने पहले द प्रेस्टीज 2006 में टेस्ला की भूमिका निभाई थी। 98 जीवनी संबंधी नाटकों से हटकर हॉल्ट ने अगली बार सेंट कैसल में एक अमेरिकी सैनिक की भूमिका निभाई। 97 उन्होंने जॉर्डन के सैन्य ठिकानों में समाशोधन प्रक्रियाओं का अभ्यास करते हुए फिल्मांकन के अनुभव को याद किया। हम ये मुखौटे लगाते हैं, हमें ये बंदूकें दी जाती है, हमें इस कालेंधेरे घर के अंदर रखा जाता है, अंदर छिपे इन बुरे लोगों का शिकार करने की कोशिश करते हैं। आप पूरी तरह से तैयार है। एड्रेनालाइन पंप करना शुरू कर देता है। 97 2017 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई इस फिल्म को मिलीजुली समीक्षा मिली। 99 द फेवरेट 2018 में एनी ग्रेट ब्रिटेन की रानी के बारे में एक समीक्षकों द्वारा प्रशंसित पीरियड ड्रामा। हॉल्ट ने रॉबर्ट हार्ले, ऑक्सफोर्ड के पहले अर्ल और अर्ल मोर्टिमर की सहायक भूमिका निभाई। 100 इसके बाद उन्होंने रिचर्ड एडम्स के 1972 के उपन्यास वाटरशिप डाउन के एनिमेटेड टेलीविजन मिनी सीरीज रूपांतरण में फाइवर की आवाज दी। 101 102 2019 में हॉल्ट ने बायोपिक टोल्किन में लेखक जेआरआर टोल्किन को चित्रित किया। 103 उन्होंने अगली बार एक समेन फिल्म डार्क फीनिक्स में हैंक मैककॉय के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। 104 टोल्किन और डार्क फीनिक्स दोनों को ही खराब प्रतिक्रिया मिली। 105 106 2020 वर्तमान महान और उससे आगे। अगले वर्ष हॉल्ट ने हुलू कॉमेडी ड्रामा सीरीज द ग्रेट में रूस के पीटर 3 के रूप में अभिनय करना शुरू किया। 107 श्रृंखला और उनके प्रदर्शन को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। 108 उन्हें कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट लीड एक्टर के लिए 2 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स और प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 109 110 2021 में
हॉल्ट थ्रिलर दोज हु विश मी डेड में एक खलनायक की भूमिका में दिखाई दिए। 111 हॉल्ट ने 2022 में राल्फ फिएनेस और अन्या टेलर जॉय के साथ ब्लैक कॉमेडी फिल्म द मेन्यू में अभिनय किया। इसे सकारात्मक समीक्षा मिली। 112 हॉल्ट ने अगली बार कॉमेडी हॉरर फिल्म रेनफील्ड में मुख्य भूमिका निभाई। 113 जून 2023 दोस्तों इसे रिलीज़ किया गया था TIFF फेस्टिवल के अंदर तकरीबन 8 सितंबर 2023 को, और इसे अब 18 अक्टूबर 2024 को रिलीज़ कर दिया गया है। एक तरह से अभी 94 मिनट की रनिंग लेंथ इसकी हमें देखने को मिली है, और साथ ही साथ इसे यूनाइटेड स्टेट में इसे बनाया गया है। तो मेन बेस लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है, बाकी नेटफ्लिक्स डब द्वारा इसे डब किया गया है। मल्टीपल लैंग्वेजों में, हिंदी, इंग्लिश, हर रीजनल लैंग्वेज में ये प्रोवाइड कराई गई है। तो आप इसे एंजॉय कर पाओगे एक तरह से इनके OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर, तो आप वहां पर जाकर इसे एंजॉय कर सकते हो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।